साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या परमाणु युद्ध के खतरे भयावह हो गए हैं? क्या पूरी दुनिया से शांति गायब होकर अशांति का कोहराम छाने वाला है? और इन परिस्थितियों में देश ही नहीं, दुनिया की आर्थिक व्यवस्था पर क्या कुप्रभाव पड़ेगा और क्या इससे पूरी दुनिया प्रभावित नहीं होगी? जी हाँ, जिस तरह से अमेरिका ने दादागिरी दिखाते हुए इजराइल का साथ देते हुए ईरान के ऊपर पिछली रात हमला किया है, उस समय सुबह के 7 बजे थे भारतीय समय के अनुसार। ईरान पर अमेरिका का हमला और यह कहना कि हमने ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। अगर परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है, लेकिन ईरान चीख चीख करके कह रहा है कि हमारे परमाणु संयंत्रों को, हमारे परमाणु ठिकानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, और अब हम अमेरिका को सबक सिखाने के लिए अमेरिका के जितने भी सैन्य अड्डे दुनिया के देशों में है, खासकर मध्य पूर्व में है और सऊदी अरब आदि देशों में है, यानी मुस्लिम देशों में है, उन्हें हम तबाह कर देंगे। तो एक अटैक का बदला दूसरे अटैक से चुकाने की घोषणा हो गई है। अब इन दोनों घोषणाओं में अगर ईरान का साथ देने के लिए पूरा मुस्लिम समुदाय खड़ा हो गया है और प्रकारांतर से चीन और रूस अभी सामने खुल करके नहीं आया है, अगर चीन और रूस भी ईरान की तरफ आ जाता है तो भारत का क्या रुख होगा, इसे समझने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी किसके साथ खड़े होंगे, ईरान के साथ या इजराइल के साथ? अभी तो नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत के साथ खड़े होकर यह संकेत दिया था कि भारत के साथ चाहे दुनिया का कोई भी देश ना खड़ा हो, लेकिन इजराइल सैन्य समर्थन और भारत के साथ पूरी तरह से, पूरी मुस्तैदी से खड़ा है। इजराइल से खरीदारी, सैन्य सामानों की, सेना से संबंधित हथियारों की खरीदारी अरसे से भारत करता आया है। इसलिए इजराइल की तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हुए दिखाई देते हैं। और जब सोनिया गांधी ने लेख लिख करके सवाल दागा कि भारत अपनी स्थिति को स्पष्ट करे कि वह ईरान के साथ खड़ा है या फिर इजराइल के साथ, ईरान के राष्ट्राध्यक्ष खोमैनी, जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ को अपने साथ ले करके चलने की बात कर रहे हैं और अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, एक बड़ी महाशक्ति को ललकार रहे हैं। अगर इनके पीछे चीन और रूस नहीं खड़ा होता तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह ट्रंप को और इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष नेतन्याहू को ललकार सकते। अमेरिका और इजराइल के सामने ईरान कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उसके साथ दुनिया की दूसरी महाशक्ति चीन और तीसरी महाशक्ति रूस और तमाम अन्य मुस्लिम कंट्रीज
ईरान के साथ खड़े हो जाते हैं और जिस तरह से कल की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं और ईरान अमेरिका के सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की बात कर रहा है, तो इससे यही लगता है कि युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ चुकी है। भारत इजराइल की तरफ खड़ा है और इजराइल का साथ अमेरिका दे रहा है, लेकिन रूस और चीन अगर ईरान के साथ आ जाते हैं और तीसरा विश्व युद्ध होता है, तो हम समझते हैं कि जितने भी विश्व युद्ध हुए हैं पहले और दूसरे, उससे कहीं भयानक विश्व युद्ध की दिशा में दुनिया आगे बढ़ रही है। अगर ऐसा होगा तो इस बार सिर्फ अस्त्र शस्त्र से, लड़ाकू विमानों से और ड्रोन से, मिसाइलों से हमले नहीं होंगे। इस बार उम्मीद है कि परमाणु युद्ध भी हो सकता है। परमाणु युद्ध के मामले में ईरान कमज़ोर है और उसने जिस तरह से धमकी दिया था कि अपनी परमाणु शक्ति का विकास हम थोड़े दिनों में कर सकते हैं, और जिस तरह से उसने यूरेनियम इकट्ठा करना और उसे परमाणु बम में तब्दील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, उससे अमेरिका के माथे पर बल पड़ना स्वाभाविक है, इजराइल के माथे पर बल पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए परमाणु संयंत्रों को जहां बम बनाने की तैयारी चल रही है, उसे अगर नेस्तनाबूद कर दिया जाए, उन ठिकानों पर हमला करके उन्हें ख़त्म कर दिया जाए, तो ईरान परमाणु शक्ति वाला देश नहीं हो सकता है। इसी सोच के तहत ट्रंप ने अगर ईरान पर हमला किया है और ईरान के साथ दुनिया के अनेक देश और सभी मुस्लिम देश अगर खड़े हो गए हैं, तो यह एक तीसरे विश्व युद्ध की विभीषिका ही नहीं बल्कि एक भूमिका तैयार हो गई है। और इस युद्ध की विभीषिका कितना भयावह होगा, इसका अनुमान भी लगाया जा सकता है। परमाणु बमों का इस्तेमाल अमेरिका ने कभी 1945 में जापान के खिलाफ किया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर 15 टन के बम छोड़े गए थे। उन बमों की अपेक्षा अब कहीं ज़्यादा शक्तिशाली बम बनाए गए हैं। 1945 की बम टेक्नोलॉजी और आज की बम टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। उन्हीं 15 टन के बमों से अगर नागासाकी और हिरोशिमा में आज भी तबाही का आलम है, लंगड़ी लूली वहाँ की औलादें पैदा हो रही हैं, और दशकों बाद भी अगर वहाँ विकास सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है और लाखों मौतें तो हो ही चुकी हैं, तो वहाँ से हमें सबक लेना चाहिए। दुनिया के देशों में, खासकर उन देशों को जो परमाणु बम इस्तेमाल करके लड़ाई जीतना चाहते हैं, चाहे उसमें ईरान हो, चाहे उसमें पाकिस्तान हो, जिसने भारत को अभी थोड़े दिनों पहले ऑपरेशन सिंदूर के समय धमकी दिया था। इजराइल भारत के साथ अगर खड़ा है और भारत की सैन्य सहायता कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी को इजराइल का साथ देना चाहिए। इजराइल और ईरान को दोनों को एक आंख से देखना चाहिए, दो आंखों से नहीं। अगर ईरान सही दिशा में कदम बढ़ाया है तो ईरान का साथ देना चाहिए। और हम समझते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप जो उल्टी खोपड़ी का माना जा रहा है, वह न सिर्फ अमेरिका को बर्बाद कर रहा है, अमेरिका में जन क्रांति की स्थिति हो गई है, विद्रोह हो रहे हैं, ट्रंप का विद्रोह खुल करके हो रहा है। इन परिस्थितियों में अगर ट्रंप अपनी कूटनीति
को दादागिरी की तरह आगे बढ़ाकर अपनी दादागिरी से शांति स्थापित करने की बात ट्रंप कह रहे हैं, तो हम समझते हैं कि हिंसा और युद्ध से शांति नहीं लाई जा सकती है। चाहे वह ट्रंप हो, चाहे वह खोमेनी हो, चाहे वह नेतन्याहू हो या कोई और दुनिया का देश हो, अगर शांति आ सकती है तो यूएन की अपील से आ सकती है, मानवाधिकार संस्थानों एमनेस्टी इंटरनेशनल की अपील से आ सकती है, बुद्धिस्ट देशों की शांति, अहिंसा और करुणा की अपील से आ सकती है। युद्ध के बदले युद्ध, हथियार के बदले हथियार से अशांति, विद्रोह, युद्ध बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है। तो दुनिया के सबसे बड़े देश, आर्थिक रूप से संपन्न महाशक्ति अमेरिका को सोचना चाहिए कि शांति लाने के लिए युद्ध से नहीं, अटैक से नहीं, परमाणु ठिकानों पर हमलों से नहीं लाई जा सकती है। और अगर इजराइल का साथ देते हुए अमेरिका ने ईरान में तबाही मचाई है, उसके शब्दों में, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है कि हमारे यहाँ किसी तरह की तबाही हुई है। न तो सिविलियन पर कोई वार हुआ है, न तो ईरान की जनता मारी गई है, और न परमाणु संस्थानों को कोई नुकसान हुआ है। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, कोई नुकसान नहीं हुआ, धन जन का नुकसान नहीं हुआ, अच्छी बात है। लेकिन अब अगर ईरान अमेरिका के सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की बात कर रहा है और सभी मुस्लिम देश उसके साथ खड़े हो गए हैं, तो हम समझते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता है तो उसके लिए जिम्मेदार सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति, उल्टी खोपड़ी के राष्ट्रपति ट्रंप जिम्मेदार होंगे, और साथ ही साथ नेतन्याहू भी जिम्मेदार होंगे, जो कि अमेरिका के साथ खड़े हैं। या यूं कहें कि अमेरिका जिस तरह से इजराइल को जीत दिलाने के लिए ईरान पर हमला किया है, उस पर पूरी दुनिया की नज़र है। और अगर भारत ईरान के साथ जाता है या इजराइल के साथ जाता है या भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के तहत किसी भी तरफ रुख नहीं करता है, तो हम समझते हैं कि यह तीसरा विकल्प भारत के लिए मजबूत स्थिति प्रदान करना स्वाभाविक है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष देशों का भारत अगुवाई करता रहा है, अध्यक्ष रहा है, और वह गुटनिरपेक्षता की नीति नेहरू जी के ज़माने से शुरू हुई थी। इंदिरा गांधी के ज़माने में, राजीव गांधी के ज़माने में, नरसिम्हा राव के ज़माने में, और यहाँ तक कि कुछ हद तक मनमोहन सिंह के ज़माने तक हम गुटनिरपेक्ष देशों के अध्यक्ष रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी को चाहिए कि इतिहास से सबक ले, लड़ाइयों से सबक ले, और दो महाशक्तियों के बीच में किसी का समर्थन न करें। अगर समर्थन करते हैं और तीसरा विश्व युद्ध होता है तो भारत को बड़ी क्षति पहुंच सकती है। अगर किसी भी गुट का समर्थन नहीं करते हैं तो भारत पर अटैक नहीं होंगे और भारत में आर्थिक स्थितियों और धन जन का नुकसान होने की संभावना नहीं होगी। ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, विदेश मंत्री एस जयशंकर को और तमाम सलाहकारों को आगाह किया जाता है कि वह अमेरिका, ईरान, इजराइल की लड़ाई में डायरेक्ट न शामिल होकर के या किसी भी गुट का न समर्थन करके अपनी गुट निरपेक्ष नीति को पालन करे। और हम समझते हैं कि अगर गुट निरपेक्ष नीति का पालन भारत करेगा तो इसके साथ कई देश भी खड़े हो जाएंगे जो किसी भी
गुट के पक्ष में नहीं होंगे। तो नरेंद्र मोदी को निर्णय लेना होगा कि वह किसके साथ खड़े हों, या फिर अगर जिसके साथ खड़े हों मजबूती से खड़े हों और अपने नुकसान के बारे में पहले सोच लें कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो हमें कितना भुगतना पड़ेगा। और उससे अच्छी सलाह तो यही है कि गुट निरपेक्षता का पालन करते हुए, जिसे कि भारत ने ही शुरू किया था और भारत ही बहुत समय तक गुट निरपेक्ष देशों का अध्यक्ष रहा है, तो उस नेहरू जी की नीति का पालन करते हुए न तो हम ईरान के साथ हैं, न हम इजराइल के साथ हैं, और न हम विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका के साथ हैं। और वह अमेरिका अगर आज एक ऐसे तानाशाह और पागल शासक के द्वारा शासित हो रहा है, तो उस पागल और उल्टी बुद्धि के ट्रंप के साथ तो बिल्कुल नहीं खड़ा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।